तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। लास्ट वाला जो आप लोग जो प्रोजेक्ट देखे थे, प्रोजेक्ट देख के मोटिवेशन मिला? प्रोजेक्ट कुछ अच्छा बनाए थे आप। उसमें टीम का जरूरत पड़ा होगा ना। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम अकेले बनाए हैं। उसमें टीम की जरूरत पड़ता है सोशल मीडिया में। उसमें टीम का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए उसको उसके लिए अब उसको वापस से रीडेवलप करना है। लॉन्च करने के लिए उसमें टीम रहेगा, उसमें हम अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो आप इनहेरिटेंस देख चुके हैं ना? इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस देख चुके हैं। तो इनहेरिटेंस के थ्रू ही होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, सुपर क्लास होता है, ठीक है, और सब क्लास होता है। ठीक है, सुपर क्लास बोलेंगे तो सब क्लास बोलेंगे, पेरेंट क्लास बोलेंगे तो चाइल्ड क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो सुपर सब क्लास क्या करता है, सुपर क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सुपर क्लास में जो मेथड है, सुपर क्लास में जो मेथड है उसको अगर हम लोग सब क्लास में बनाए, सेम टू सेम वही नाम से, सेम उसमें जितना सारा पैरामीटर था वही पैरामीटर देके और सेम रिटर्न टाइप देके बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड ओवरराइडिंग। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? अगर पूछे इंटरव्यू में तो आपको बोलना है सर मेथड ओवरराइडिंग को बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगी सर उसमें मेथड ओवरराइडिंग में कि अगर उसमें क्या क्या सेम होना चाहिए, उसमें आपको बोलना है सर रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न टाइप का एक वेरिएंट है, आपको आगे जाके समझाएंगे। उसमें रिटर्न टाइप डिफरेंट भी हो सकता है, वो नए जावा में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन वो सर्टेन केस में हो सकता है, वो आपको आगे बताएंगे, अभी समझ नहीं आएगा। रिटर्न टाइप फिलहाल आप समझो, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, सेम मेथड नेम होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए और सेम पैरामीटर्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सेम पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो अगर वैसा मेथड हम लोग बनाते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसको क्या बोलेंगे? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग भी। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, चलो ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, थोड़ी ये डायग्राम कॉपी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सेव जो है मान के चलो सुपर क्लास है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर और सर्कल ये क्या है? ये सब क्लास है दोनों। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, शेप को, ये रेक्टेंगुलर शेप को, ये दोनों शेप को एक्सटेंड कर रहा है दोनों। तो इसमें जो गेट एरिया नाम का जो मेथड है, ठीक है, गेट एरिया नाम का मेथड है, ये रिटर्न कर रहा है डबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम गेट एरिया नाम का मेथड है, ये भी डबल रिटर्न कर रहा है, ये भी गेट एरिया नाम का मेथड है, ये भी डबल रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या था? ओवरलोडिंग मतलब सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ओवरराइडिंग में क्या होगा? सेम मेथड नेम, सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप। ठीक है, और सेम क्या होगा? पैरामीटर। ठीक है ना? को हम लोग जब तक प्रैक्टिकली देखेंगे तब तक समझेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, और ये वाला एग्जांपल जो है अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख के समझते हैं, मेथड ओवरराइडिंग का डेमो देखते हैं। ठीक है, क्लास का नेम क्या रखे? ठीक है, चलो
क्लास डेमो। ठीक है ना, इसमें बनाते हैं मेन मेथड एक, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग क्लास ए। अरे यार, क्लास बी, ठीक है। अब क्लास बी को ए से एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस सर। इसमें एक मेथड हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड m1। अब बताओ ओवरराइडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या है सर? हो रहा है ना। यस ए क्लास में जो पूरा का जैसा मेथड है सेम टू सेम मेथड आपका बी क्लास में भी है, तो ओवरराइडिंग हो रहा है, हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ओवरराइडिंग क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है अपना हो जाता है। मतलब इसमें अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम जो लिखे हैं, जो नया वाला मेथड जो हम लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पूरा 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 का पूरा क्या एग्जीक्यूट होता है, जो हमारा जो मेथड है, जो सब क्लास का जो मेथड में जो हम जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, सुपर क्लास वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मुझे अभी एक क्लास के m1 यहाँ पे दे दूं मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे दूं ए, यहाँ पे मैं देता हूँ ए क्लास का, ऐसे करके देता हूँ m1, ठीक है। समझ में आ जाएगा इससे आपको, ए क्लास का m1 मेथड है, या मैं बी दे देता हूँ, बी क्लास का m1 मेथड है, ठीक है। अभी प्रोग्राम रन करूंगा तो रन होगा, रन तो हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन क्या आउटपुट आएगा बताइए। अभी आउटपुट रहेगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, बी डॉट m1। p.m1 नाम आ जाएगा समझिए। कौन आए हैं भाई साहब, इतना लेट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु कल नेक्स्ट टाइम से एकदम बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करिए क्लास, नहीं तो पिछला समझ नहीं आएगा। आप बहुत मतलब बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं क्लास को लेके, इस तरीके से करेंगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। क्लास करना है तो ढंग से करिए, जब मन तब आए और गए, ये नहीं चलेगा। खाना खा रहा था मेस में, अब देखो ठीक है यार, लेकिन अब देखो आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत तो पहले ही बता देते, मैसेज कर देते हैं। नहीं इनकंसिस्टेंट, मैच का टाइम तो फिक्स है ना 7:30 से। ठीक है फिक्स है तो 8 बजे सबका क्लास है, इसको आपको करना पड़ेगा इसे इनका, क्योंकि मैंने देखा है कई बार आप लेक्चर के बीच में चले जाते हैं, तो ये सब चीजें क्या होगी ना। देखो प्रॉब्लम मुझे नहीं है, आप फीस दे रहे हो, आप जितना पढ़ना आप पढ़ोगे, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि फिर आपको चीजें नहीं समझ में आती ना, क्योंकि जावा में ऐसा है कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, मिनट मिनट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी छूटता है ना, अगर स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पा रहा है ना, एक टीचर को परेशानी होता है। मतलब क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो स्टूडेंट है उनका कोई पीछे रह गया, तो हम चाहते हैं जो डेवलपमेंट हो तो सबका कलेक्टिव हो, सबका एक साथ हो। तो कोशिश करो कि एकदम फुल्ली टाइम पे ज्वाइन करना। मैं वैसे भी 10 मिनट मैंने लेट से ही स्टार्ट किया था क्लास, तो ये 3 दिन है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, आप कोशिश करो कि थोड़ा सा जल्दी खाना कर लेने के लिए, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मेथड ओवर राइटिंग क्या होता है। आपने मेथड जो भी लास्ट लेक्चर हो चुके हैं अभी तक जावा के, आप उसको एक बार जाके देख लो। अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसको मे बी आप स्किप कर लो। इससे पहले हुआ था मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का वो पहला टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। आपको पता है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? यस सर। उसमें क्या होता है बताइए। तो मतलब एक ही क्लास में अपन सेम फंक्शन नेम ले सकते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग में से जैसे दो क्लास में सेम नाम का फंक्शन होगा अपना, हाँ जैसे चाइल्ड क्लास और बेस क्लास में सेम नेम से, तो अपन उसको सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, बेस क्लास के फंक्शन को कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो इतना नॉलेज है तो काफी अच्छी बात है। मतलब
कैरी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपना देखते रहो, लेकिन कोशिश करो टाइम से आप क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो ओवरराइडिंग डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और बी का M1 कॉल कर रहे हैं। तो अभी रन करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे रन किए तो हमारा रिजल्ट आ गया, ये जो बी क्लास में एग्जीक्यूट हुआ था वो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ओवरराइडिंग का एक एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मस्त चीज दिखाने वाला हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, बी क्लास का। बी क्लास से मैंने M1 मेथड को एक्सेस किया। मैं अगर चाहूं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बी क्लास के M1 मेथड को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। ये पता है आपको कैसे करना है मन्यू? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने M1 मेथड को कॉल किया अभी, राइट। मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी M1 मेथड को कॉल कर सकता हूँ, बी क्लास वाले का। ये पता है कैसे होता है? हाँ करेंगे, पता है कैसे होता है ये चीज? b.m1 कैसे कर देंगे, मैं इसको उड़ा देता हूँ। मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के M1 को कॉल करना है। चलो ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? a.m1 करते हैं, ठीक है। ये तो ये वाला आ रहा है आउटपुट, ए क्लास वाला आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैच है, इस चीज को हम लोग देखते हैं इसलिए कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सके। ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने क्या किया, M1 को जब कॉल किया तो ए क्लास वाले M1 कॉल हुआ, ठीक है। हम और एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे वापस से ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहां पे इक्वल टू देके न्यू बी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब a1.m1 जब कॉल करेंगे तो जाके बी क्लास वाला M1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखो आ गया ना, मजा आया ना, ये चीज ट्रिकी है। तो इस तरीके से ओवरराइडिंग का ये डेमो है, ठीक है। ओवरराइडिंग क्यों करते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हेल्प करता है ओवरराइडिंग, इसलिए हम लोग ओवरराइडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है इसमें सब डेमो वगैरह दिया हुआ है, इसको आप जाके अच्छे तरीके से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कमेंट में दिया हुआ है विल रन M1 इन ए क्लास, विल रन M1 इन क्लास बी, ठीक है। अब यूज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग क्या क्या है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग का जो बेनिफिट है, बेसिकली जो कहा जाए तो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उससे वही बेनिफिट है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका इनहेरिटेंस ऑकर हो रहा है आपके प्रोग्राम में। ये एक ऊप्स कंसेप्ट है, राइट। हम लोग आते हैं, ओवरराइडिंग खत्म हो गया, एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टर की ओर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स कितने पॉइंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये किसी ने, अभिषेक आप लीव किए थे क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से आपको नहीं समझ में? अभिषेक प्रोग्राम लिखा था तभी वॉइस लीव हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। तो मैं पूछ रहा था अभिषेक आपसे, देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम M1 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल हो गया बी क्लास का M1। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के M1 को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। A.M1 करेंगे तो कौन सा वाला M1 एग्जीक्यूट होगा? ए वाला M1 एग्जीक्यूट होगा ना, ठीक है, एकदम सही है, ए वाला होगा। लेकिन हम चाहे जो सुपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के हम सब क्लास का भी ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे? A1 लेते ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू बी देना पड़ेगा, सब क्लास है ना, न्यू के बाद ये देना पड़ेगा,
जाके बी क्लास वाला एग्जीक्यूट होगा जब भी हम A1 से पुल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना, ये जहाँ न्यू बी दिया हुआ है ना, जो सब क्लास है वहां पे इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं। अभी न्यू जैसे इसको रन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, AM1 पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर BM1 एग्जीक्यूट हुआ, पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। समझ में आया? इस चीज को ध्यान से देखो आप, यहाँ पे न्यू A किया हुआ था, यहाँ पे न्यू B किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे A ही है, ठीक है। ये है, हाँ। A का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें रेफरेंस किसका आ रहा है, क्लास B का आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सुपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के सब क्लास के मेथड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो इतना ही है मेथड ओवरराइडिंग, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं नई टॉपिक की ओर, जिसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक नहीं हुआ था कंस्ट्रक्टर आपका। आप लोग कंस्ट्रक्टर यूज कर भी रहे थे अपने प्रोग्राम में, तो कैसे कर रहे थे वो हम लोग आज देखेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है एक टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। मेथड होता है लेकिन ये नॉन स्टैटिक होता है, ठीक है। मेथड विच हैज सेम क्लास नेम, जो क्लास का नेम रहेगा ना वैसा ही पूरा का पूरा हूबहू वही नेम का कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे क्लास अगर ए है ना, तो कंस्ट्रक्टर भी ए नाम से होगा, क्लास बी है तो कंस्ट्रक्टर बी नाम से होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, पूरा का पूरा मेथड जैसा ही होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है, 6 पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट अच्छे से याद रखना है आपको। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें पैरामीटर हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से क्या होता है, हम लोग किसी भी क्लास को इनिशिएट कर सकते हैं, किसी भी क्लास को वर्क करवाना स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। आपके प्रोग्राम में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि सबका पैरामीटर अलग अलग रहेगा। जिस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, उस तरीके से मान के चलो कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, सबका अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है। ठीक है, हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, हर एक क्लास में ऑलरेडी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो भी वहां प्रेजेंट रहेगा, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली अपने मन से ही ऐड कर देता है, ठीक है। अब उसका लॉजिक अभी हम लोग समझेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे वो होता है, कैसे कंपाइलर उसको ऐड कर देता है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर ऐड किया है अपने एंड से, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो हट जाएगा, वो नहीं चलेगा, जो आपने ऐड किया है बस वही रहेगा, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं यहाँ पे। क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि जैसे आपने कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे डिफॉल्ट कीवर्ड के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ता है ना, उससे उसी तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, राइट। वहां पे आपको कुछ नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वहां पे आप पैरामीटर देते हैं, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, डेमो देखेंगे। अब अभिमन्यु को ऑलरेडी पता ही होगा, आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत देखिए इसको, इस चीज को समझिए कैसे क्या होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यस सर। इस कोड जो है, इस प्रोग्राम को मैं शेयर कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई मेरे माउस का, यहाँ पे इसके साथ हो रहा है। शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप में सबसे पहले। ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर डेमो, कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। अब देखो, मेन मेथड हो गया एक, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास ए बी सी रखते हैं, ठीक है, ए बी सी। कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, सेम मेथड का ही काम करता है, लेकिन क्या पहला पॉइंट था कि मेथड का नेम रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, ए बी सी, ब्रैकेट दे दो यहाँ पे आप, इसका ये हो गया। अब जैसे मैंने ये ऐड किया ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाएगा, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाएगा। इसमें कोई पैरामीटर है?
नहीं है, सर। और सेम क्लास का नेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं सिस्टम, ठीक है। तो इसको रन करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमको करना है क्लास एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाना है, बस इतना ही। हमको कुछ नहीं करना, कोई मेथड कॉल नहीं करना है, डायरेक्टली इसको रन करेंगे तो आराम से ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देखिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास एबीसी, ठीक है। ठीक है सर। आगे आउटपुट। अब देखिए, आप लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद है ना, आप न्यू देके फिर क्लास का नेम लिखते थे, फिर ये वाला ब्रैकेट देते थे, यस सर। याद है ना। तो ये जो हम लोग ब्रैकेट देते थे ना, ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अगर ये वाला नहीं भी रहेगा ना, ये अगर नहीं रहेगा तो भी वहां पे ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं किसी क्लास में, तो क्लास का पता है एक फायदा होता है, फायदा होता है पता है, हमको उस क्लास में कोई डाटा भेजने के लिए, कुछ भी डाटा भेजने के लिए मेथड, बिना मेथड बनाए हम लोग उस क्लास में डाटा भेज सकते हैं, अगर हम एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं तो। और उस मेथड को चालू कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं पब्लिक वॉइड m1, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं ठीक है, एक सेकंड रुकना वाले ना कॉलेज वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है ये वाला, मुझे m1 क्लास का, m1 इस क्लास abc का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे m1 लिख सकता हूँ, बिना ऑब्जेक्ट बनाए m1 लिख दे, यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे मान के चलो एक मेथड रहेगा पब्लिक वॉइड m1, फिर m2 लिखते हैं चलो यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं डायरेक्टली क्या यहाँ पे m2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पे m2। कोड का तो दिखाया नहीं अभी। क्या हुआ, अभी कोड का दिखाया नहीं है इसका। नहीं दिखाया ना, इसलिए तो दिखा रहे हैं। अब देखो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, नॉन स्टैटिक होता है, ठीक है। जो आपका नॉन स्टैटिक मेथड है ना, नॉन स्टैटिक मेथड समझते हैं ना, जहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, वो नॉन स्टैटिक मेथड हो गया, ठीक है। यस सर। नॉन स्टैटिक मेथड को अगर जब भी आप कॉल करने के लिए, आपको उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेथड मतलब नॉन स्टैटिक मेथड से आप अगर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आपको वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। मेन मेथड क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक। स्टैटिक है। m2 स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है ना। तो नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक है और ये नॉन स्टैटिक है, इसीलिए हम m2 को ये वाले मेथड से या नॉन स्टैटिक वाला मेथड से कॉल, स्टैटिक वाले मेथड से कॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो है m1 ये भी नॉन स्टैटिक है और कंस्ट्रक्टर भी नॉन स्टैटिक होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग m1 लिख के कॉल कर सकते हैं, हमको क्लास एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया। मैंने एक पॉइंट वहां पे ऐड था कि नॉन स्टैटिक मेथड से, नॉन स्टैटिक मतलब नॉन स्टैटिक क्लास से नॉन स्टैटिक मेथड को अपन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, नॉन स्टैटिक मेथड से आप जब भी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करोगे, तो कॉल हो जाएगा। मेथड या फिर कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हो, यूज कर सकते हो विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट,
विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट या फिर यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पे ध्यान दो और समझो, विदाउट मेकिंग या यूजिंग ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक मेथड या वेरिएबल कॉल कर सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे कि यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अगर M2 को रन कराना है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे ना इस वाले क्लास का, क्या बनाते थे। उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा c.m2, करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्टैटिक है ना मेन मेथड, ये नॉन स्टैटिक है। तो हम लोगों को स्टैटिक चीजों से नॉन स्टैटिक चीजों को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं अगर मान के चलो और एक मेथड ऐड करता हूँ कंस्ट्रक्टर के साथ, और भी कुछ चीज है, इसलिए बोलता हूँ कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक कर रहे होते हैं ना उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होता है हर बार, ठीक है। अभी देखो यहाँ M3 है ना, यहाँ से डायरेक्टली हम M3 को कॉल कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अरे देखो कॉल हो गया। यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में आते हैं। अपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देख लिया, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये क्या होता है, ये नॉन स्टैटिक होता है। ये जो वॉइड मेथड है आपका M1, ये भी क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो मैंने क्या बोला कि नॉन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी भी क्लास को इनिशिएट करने के काम में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट बनाए थे क्लास ABC का, ABC है ना, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाए थे, आप देखो ना कि हम यहाँ से किसी मेथड को कॉल नहीं किए, लेकिन फिर भी ये जो क्लास है रन करेगा। जस्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और ये क्लास देखो रन करेगा। मैं कराता हूँ, फिलहाल के लिए मैं ये सब डिलीट करता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ABC, ये वाला प्रिंट हो गया है। उसके बाद इसके अंदर M1 कॉल हुआ है तो M1 भी प्रिंट हो गया है, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पे एक मस्त मैजिक वाली चीज देखो कि यहाँ पे तो बस हम यहाँ तो बस हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी को कॉल किए हैं, किसी को कॉल नहीं किए ना, नहीं किए हैं सर। तो भी यहाँ पे ये क्लास ABC चालू हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या किया, क्लास ABC को चालू करने का काम किया ना, किया ना। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू ABC वाले में एग्जीक्यूट होगा ना लाइन, तो देख लेगा कि ये जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये वाला कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइप का भी हो सकता है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी आपके क्लास में हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ABC ब्रैकेट में int x, int y ले लेते हैं, ठीक है। हमको अगर आते हैं तो इसको उड़ा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको उड़ा सकते हैं। अभी क्या होगा ना, अभी हमारा जो है, अच्छा मैंने एक चीज कहा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हट जाएगा, एक मिनट देखो, अब आ गया एरर, ठीक है। क्यों एरर आ गया, नहीं हुआ रन, क्यों एरर आ गया, मैंने एक पॉइंट बोला था, याद है, इस पॉइंट को ध्यान दो आप, यहाँ पे हट जाएगा। A class can only have a default constructor, यहाँ पे when होगा, ठीक है, when it has no other user defined constructor। अगर कोई यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं है तभी उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। अभी मैं इसको अगर हटा दूं ना, ये वाला प्रोग्राम हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दूं, लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिसमें दो पैरामीटर ले रहा है, इंट x और y, और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास ABC का, यहाँ पे हमको ये जो पैरामीटर है प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था वो हट चुका है। अब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे 5,10 देंगे तो देखो आराम से ये रन होगा, हंसते हंसते रन होगा, देखो
ठीक है। ये M2 कहाँ से प्रिंट हो रहा है भाई? अच्छा यहाँ से M2 प्रिंट हो रहा है। इसी में M1 भी कॉल कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। एकदम कॉल कर देंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे M1 कॉल कर देंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभिषेक समझ में आया आपको? ये सब समझ में आ गया। ठीक है, कि ये जो है ना, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम लोग पहले तो कंस्ट्रक्टर यूज किए नहीं आज तक, जितना सारा प्रोग्राम किए, तो वहां पे इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते थे। यस सर। अभी जैसे कंस्ट्रक्टर हम लोग बना रहे हैं अपने एंड से, यूजर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वहां पे आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर आपके प्रोग्राम में है, क्लास में है, तो आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अगर नॉन पैरामीटराइज है तब आप कुछ मत पास करो, चलेगा, लेकिन अगर पैरामीटराइज है तो आपको पास करना पड़ेगा। पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। हम कैसे करते हैं? बस मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में क्या करना है आपको? पैरामीटर चेंज करना है आपको, लेकिन वही पैरामीटर का जो पैटर्न रहेगा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि फिर से यहाँ पे इंट एक्स और इंट ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी गलती है। आप नाम बदलोगे तो भी गलत है। आपको अगर इंट यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो, एक स्ट्रिंग ले लेगा, ऐसे दे दो, ये अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड है। ये इंट इंट दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप पैरामीटर चेंज करते हो, टाइप चेंज करते हो तो सही है। तो फिर यहाँ पे क्या, अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, न्यू एबीसी, और यहाँ पे हम लोगों को मान के चलो, मान के चलो 15 दे दिया, और यहाँ पे हमने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे हाई करके दे दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो है A1, ये किसको कॉल करेगा? अभी जब इस वाले लाइन में एग्जीक्यूट होगा ना, तब ये वाला कॉल करेगा। ठीक है, अब अभी देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए देते हैं ना, ये जो हाई है यहाँ पे ए में आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। देखो आ गया ना, एबीसी विद पैरामीटर। ये वाला पहले ये वाला था, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद इसके अंदर M1 था, वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये वाले लाइन में आया, और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे ए दिया हुआ है, हाई आ गया यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, एक जगह पे डायरेक्ट है यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ से जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको प्रिंट करा रहे हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ भी, कहाँ पर? यहाँ पे जो लिखोगे वो प्रिंट होगा। यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। हम ये ए को यहाँ पास करा रहे तो ये प्रिंट कर रहा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। प्रॉब्लम क्या है? हम तो यहाँ से ये जो हम, जैसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, अलग अलग मेथड, जैसे जैसे मेथड में पैरामीटर है वैसे पास करेंगे तो वो वाला मेथड कॉल होगा। ओवरलोडिंग में अगर एक ही नाम का 4 मेथड है, सबका पैरामीटर अलग अलग है, तो जब भी आप मेथड कॉल करेंगे वहां पे जिस तरीके से पैरामीटर कॉल करेंगे वही वाला मेथड कॉल होगा जहां पे सेम पैरामीटर फिट बैठता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर फिट बैठता है तो ये वाला कॉल हो गया, इसमें ये वाला कंस्ट्रक्टर फिट बैठता है तो ये वाला कॉल हो गया। ठीक है, बोलिए बोलिए, प्रॉब्लम क्या है बताइए, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, हमको समझ नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया क्या होता है? तो एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होता है, समझ में आ गया? हो सकता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हट जाएगा जैसे ही हम कोई भी कंस्ट्रक्टर वहां पे देंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं समझा अभी तक। डिफॉल्ट, हाँ हाँ, बोलो अभिमन्यु। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं समझे। देखिए मैं बताता हूँ, पहले हम लोग जो प्रोग्राम करते थे वहां पे कंस्ट्रक्टर आप देखें कहीं पे? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं समझे ना, ये मैं उड़ा देता हूँ। ABC, ठीक है, फिर ये जो ABC है, ये वाला, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या आएगा आउटपुट? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि
ये m1 मेथड तक तो पहुंचेगा ही नहीं पहले। m1 मेथड पे कब पहुंचेगा? जब a डॉट m1 करेंगे यहाँ पे, जाके m1 कॉल होगा तो मेरा आउटपुट आएगा, हमको आएगा ना, आएगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दे, अभी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इसलिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अंदर क्या आ रहा है, कुछ तो रहेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दे, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं भी दे और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे m1 कॉल कर दे, तो देखो अभी रन हो जाएगा, वापस m1 आएगा आंसर। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूजर डिफाइंड, और इसको उड़ा दिए तो हो गया यूजर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा तो यही बात होगा कि कुछ हमारा एग्जीक्यूट होगा नहीं, हमारा क्लास चालू तो हो जाएगा लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको मेथड कॉल करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम अब एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं तो उसके अंदर जो भी मेथड डालेंगे हम कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम लोग जो अब जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, ये जो थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि नॉन स्टैटिक मेथड से स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं होगा। इसको तोड़िए, स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं होगा। इस चीज को तोड़ के समझने की कोशिश करिए, पहले दिमाग में बिठाइए। स्टैटिक चीजों से नॉन स्टैटिक चीजें बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, राइट? ठीक है, उसको हम समझते हैं कैसे। तो इसको कंस्ट्रक्टर आप डेमो समझ गए ना? शाबाश। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रोग्राम को, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम को मैं भेज देता हूँ अपने ग्रुप में, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, सेव कर देते हैं इसको। स्टैटिक कॉलिंग कुछ लिखते हैं एबीसी, ठीक है। क्लास का नेम एबीसीडी दे दिया, क्या लिखेंगे हमको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। मेन मेथड, ठीक है, ये एक मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड क्या है? स्टैटिक है, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट इंट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे एक हम स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे मैं अगर x को डायरेक्टली आउटपुट प्रिंट कराना चाहूँ, हमारा प्रोग्राम क्या है, रन नहीं होगा। रन नहीं होगा, यहाँ पे दिखाया कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड x, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो x है ना, ये नॉन स्टैटिक है। x क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको, स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे y इज स्टैटिक, y को प्रिंट कराते हैं, रन हो गया, आउटपुट आ गया हमारा। यानी स्टैटिक चीजों को बिना हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर लिए, राइट। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अगर इसको हमको x को यहाँ पे रन कराना तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे abcd.x करेंगे, आ जाएगा ना, रन हो जाएगा। रन हो गया, ठीक है। 5000 आ गया हमारा आंसर, रन हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, स्टैटिक मेथड से अगर नॉन स्टैटिक चीजों को एग्जीक्यूट किया तो क्या हम लोग, क्या जरूरत पड़ गया? ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं। अब ये m1 क्या है? स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है? ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि नॉन स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, मेथड या फिर वेरिएबल को, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली x,
हाँ, जब तक स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे वो चीज नॉन स्टैटिक ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम x को डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम वाले मेथड को चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x को हम लोग को प्रिंट कराने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत पड़ गया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना पड़ गया हमको, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग x को लिख रहे हैं ना। ठीक है, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। देखो यहाँ पे अब आ गया आउटपुट, दो बार 5000 क्यों आ गया, यहाँ पे abc डॉट एक्स था, यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली x लिखा हुआ था। यानी कि ये नॉन स्टैटिक जो x नॉन स्टैटिक मेथड में बिना हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं कॉल कर लिए। यहाँ पे और एक अगर हम लोग मेथड देते हैं पब्लिक वॉइड, हम लोग बनाते थे अब तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बिना नॉन स्टैटिक के अंदर अगर नॉन स्टैटिक चीजें आपको कॉल करना है तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलिए 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 बोलिए, मैं चाहता हूँ आप लोग बोले। देखो यहाँ पे डायरेक्टली M2 यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाए थे और बिना बनाए दोनों तरीके से कर सकते हैं कॉल, है ना। स्टैटिक से जब भी आप नॉन स्टैटिक को कॉल करते हो, स्टैटिक जो मेथड है उसके अंदर से आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेथड को जब भी आप कॉल करते हो तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को करते हो तब। इस बारे प्रोग्राम में अगर अपन y को प्रिंट कराते तो डायरेक्ट करा देंगे। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट। नॉन स्टैटिक से स्टैटिक को आप डायरेक्ट प्रिंट करा दोगे, कोई इशू नहीं है। सर उसको अपन ऑब्जेक्ट बना के भी करा सकते हैं ना। किसको? स्टैटिक चीजों का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। स्टैटिक जितनी भी चीजें होती हैं जावा प्रोग्राम में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट नहीं बनता सर उसका। ठीक है, बस नॉन स्टैटिक चीजों का ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी स्टैटिक जो मेथड रहेगा उसके अंदर। ठीक है, अगर स्टैटिक मेथड नहीं है, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम चाहे तो नॉन स्टैटिक के अंदर ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं नॉन स्टैटिक चीजों को। M1 के अंदर जो हम डायरेक्टली यहाँ पे x कॉल किए हैं, हम चाहे तो ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कॉल कर ले। हाँ सर, यही पूछ रहा था। ठीक है, ये तो सर बता रहे थे। हाँ, हमारे पास ये प्रोविजन है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग कॉल कर ले। राइट, तो यहाँ पे देखो ये नॉन स्टैटिक मेथड है M1 और M2 भी नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लोग M2 को कॉल कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाए इसके अंदर? नहीं सर। M2 को कॉल कर रहे हैं, रन कराते हैं, देखो सक्सेसफुली रन हो गया, M2 भी आ गया, यहाँ पे आ गया ना। यस सर, आ गया। तो क्या समझ में आया आज? नया कुछ समझ में आया? यस सर, आ गया नया समझ में आया ना। इसको एक्सपेरिमेंट करना है, सबको ट्राई करना है, इसको होगा पूरा ट्राई। यहाँ पे आपको हम वेरिएबल भी दिखा दिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक का, और आपको हम मेथड भी दिखा दिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, और एक चीज करते हैं, M2 वाले मेथड में ये y तो स्टैटिक है, डायरेक्टली इसको प्रिंट कराते हैं, देखते होता है कि नहीं। स्टैटिक वाला जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कराते हैं, डायरेक्टली y देते हैं, प्रिंट होता है कि नहीं। हो गया, y प्रिंट हो गया। ठीक है, y प्रिंट हो गया, 10,000 देखो प्रिंट आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टैटिक चीजें हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं, चाहे आप नॉन स्टैटिक में कॉल करिए स्टैटिक चीजों को या स्टैटिक में करिए। ठीक है, स्टैटिक चीज का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है स्टैटिक चीजों को यूज करने के लिए, लेकिन नॉन स्टैटिक चीजों को यूज करना है अगर स्टैटिक मेथड में। स्टैटिक मेथड में अगर नॉन स्टैटिक चीज को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना मस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो आज क्या क्या कवर हुआ? आज हुआ आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड ओवरराइडिंग कवर हुआ है, कंस्ट्रक्टर कवर अप हो गया, और आपका ये एक टॉपिक जो है एक्स्ट्रा मैंने कवर अप कर दिया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था। अब तक जो था धीरे धीरे हम लोग का कंसेप्ट जो है उसमें जो हम लोग करते हैं अभी तक जो सीखे हैं उसमें धीरे धीरे वेरिएशन आएगा। ठीक है, जो सीखे हैं उसमें और भी कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा, इसलिए हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। राइट, जब भी लेक्चर होता है अभिषेक से आप पूछिए, कुछ ना कुछ उससे एक्स्ट्रा ही, मतलब जो टॉपिक से हट के एक दो चीज बताया जाता है। राइट,
तो इसलिए लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना अभिषेक? यस सर। ठीक है, आज देखिए आज का लेक्चर इतना बड़ा लेक्चर, मतलब ये 3 टॉपिक एक दिन में खत्म हुआ कह सकते हैं। ये खत्म हो गया कितने देर में? 1 घंटा भी नहीं हुआ, 50 मिनट्स में खत्म हो गया ये चीज। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस चीज को जाके प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास होगा वेडनेसडे, और इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो ग्रुप में क्यों? ठीक है, तो एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फ्राइडे का आपको फ्राइडे एग्जाम है, ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दिया करिए आप ग्रुप में। प्रैक्टिस क्वेश्चन? जी सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो यार इंटरनेट में बड़े पड़े हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजने की कोशिश करता हूँ भेजने की। ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या है ना, देखो पहले के जो टॉपिक में जो चीज हो रहा है ना, पहले उसको आप प्रैक्टिस करो अपने एंड से। उसके बाद तो बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैंने नेट से ही निकाला क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे कई चीजों का यूज किया हुआ होता है। तो कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसका हम जो हमने अभी तक कवर अप नहीं किया है, तो वहां पे थोड़ा इश्यू हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ भेजने की, और आप लोग कंटिन्यू करिए और कोशिश करिए